सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं यादवेंद्र श्रीवास्तव। इस समय हम मौजूद हैं विधि वक्ता और शासकीय अधिवक्ता स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट कालिका प्रसाद मिश्रा जी। हम इनसे बात करेंगे अमेठी की राजनीति और अन्य तमाम मुद्दों पर। स्वागत है मिश्रा जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये बताएं हमको कि जो ये यूसीसी चल रहा है इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये ऐतिहासिक पहल है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता एक ऐतिहासिक पहल है और अभी तक जैसा कि इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रोविजन किया गया है कि राज्य यानी भारत सरकार जो है अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाने का प्रयास करेगा, जिसके तहत कि सभी नागरिकों पर एक सामान्य विधि जो पर्सनल लॉज होते हैं उनके तहत ये लागू होगी। जैसा कि अभी तक अलग अलग है कि हिंदू विधि अलग है, मुस्लिम विधि अलग है और उसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं और इस कारण से विशेषकर महिलाओं के साथ और सामान्य नागरिकों के साथ इनजस्टिस होता है और जस्टिस नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ये प्रोविज़न की व्यवस्था सरकार कर रही है, ऐतिहासिक पहल है और राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण ही अभी तक इसको लागू नहीं किया गया था। जैसे पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड है, उनका अलग कानून, वो लोग कहते हैं कि मेरा अलग कानून है, लेकिन जब उनकी न्यायिक व्यवस्था आती है तो वो लोग संविधान को मानने लगते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? यही राजनीतिक तुष्टीकरण है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा पुरुषवादी समाज है ये महिलाओं की दयनीय स्थिति पर ध्यान नहीं देता है। मुस्लिम महिलाएं जो हैं उनको ध्यान दिए बगैर जो है एक शादी कर लेना, दो शादी कर लेना, चार शादी कर लेना, तलाक बोल करके छोड़ देना, अभी तक जो व्यवस्था थी इसके पहले, तो इस तरह से उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। कोई उनका फेवर नहीं करता है और मुस्लिम महिलाओं की पॉलिटिक्स में इतनी भागीदारी नहीं कि आवाज़ बुलंद कर सकें और ये एक परंपरा के तहत उनको दबाया और कुचला गया है। उनको न्याय मिलेगा, इसलिए पुरुषवादी जो मुस्लिम कट्टर लोग हैं राजनीति में, तुच्छ लोग, कथित राजनेता, ये इसका विरोध कर रहे हैं ताकि उनका बोलबाला चलता रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार का। आप अमेठी से हैं और अमेठी के कुछ आपने शोध भी किया है कि अमेठी का नाम कैसे पड़ा। हम लोगों ने पढ़ा तो इस चीज से हमारी रुचि हुई कि हम आपसे बात करें इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, अमेठी का इतिहास एक बहुत ही गौरवशाली है। ये मध्यकाल और प्राचीन काल से ही ये इतिहास जो है, जैसा कि हम लोग अवध नगरी श्री भगवान रामचंद्र जी के अवध क्षेत्र में आते हैं, यहाँ की अवधी भाषा है और ये प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक गौरव का केंद्र अमेठी रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अभी है, जैसा कि यहाँ तमाम प्रधानमंत्री हुए और आए राजनेता बड़े बड़े लोग। तो इसका जो इतिहास है, यहाँ पे राजपूत काल में, जैसा कि मध्यकाल में यहाँ पे भर जातियाँ रहती थी। हमने अनुश्रुत साक्ष्य से यानी लोगों से, चर्चाओं से इन सबसे ये जानकारी हासिल की। भर जातियाँ रहती थी और राजपूत राजा दुल्हा राय यहाँ पे आए और यहाँ पे जब आक्रमण किए तो भर जातियों से बार बार परास्त हो रहे थे और उनको यहाँ के एक विद्वान ने बताया कि आप अम्बे माँ की इष्टि करें और उनकी सिद्धि के बाद ही आपको विजयश्री प्राप्त होगी। उन्होंने अम्बे माँ की इष्टि सिद्धि प्राप्त की और उसी के स्थान पे ये देवी पाटन मंदिर की स्थापना की। चारों दिशाओं में स्थापना देवी पाटन की हुई है अमेठी में और उसी के नाम के आधार पे जब उनको विजय प्राप्त हुई महाराजा दुल्हा राय को, तो उन्होंने अमेठी का नाम अम्बेष्टि यानी अम्बे प्लस इष्टि, माँ अम्बे की इष्टि के कारण अम्बेष्टि रखा और भ्रंश में कहते कहते कहावत में ये अमेठी कहलाने लगा। 2024 का लोकसभा चुनाव क्या लगता है कि इस बार किसके फेवर में जाएगा? आप तो स्मृति के कट्टर समर्थक हैं, जैसा कि देखने को आपकी पोस्टों से लगता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हमारी नियुक्ति की गई है। मैं इस समय एमपी एमएलए कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता हूँ। मैं किसी का ना विरोधी हूँ ना समर्थक हूँ। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ, अमेठी का निवासी हूँ। इस कारण से जो भी अमेठी के विकास के हित में होगा मैं उसका समर्थक हूं और समर्थक रहना भी चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि जब से 2019 के पहले भी यहाँ स्थिति थी, राजनीति थी और सेंट्रल में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, राहुल गांधी राजकुमार हुआ करते थे और इन्हीं के इशारे पे मान के चलिए कि सब कुछ चलता था। इसके पहले अमेठी में क्या हुआ, इसके बाद की स्थिति देखिए। कांग्रेस ने 10 से 15 साल इशू बना करके अमेठी बाईपास जिसमें गाड़ियां फंस जाती थी उनकी भी फंस गई थी, राहुल गांधी की भी, उस पर राजनीति की। अमेठी ककवा रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा बहुत बड़ा था। अमेठी में किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी।
उसके बाद अभी आप जामो भादर रोड से आ रहे हैं, हमारे गांव के बगल में है 45 किलोमीटर का रोड। क्या पहले नहीं बन सकता था? पहले नहीं हो सकता था। और इस समय अमेठी में केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, और जो है तमाम गन फैक्ट्री का जो है यहाँ पे HL कोरवा में राइफल्स, असम राइफल्स निर्माण के लिए प्रस्तुत किया गया। दीदी जी के नेतृत्व में कोको कोला फैक्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री, जगदीशपुर इंडस्ट्रीज का विकास किया जा रहा है। तो हम विकास के समर्थक हैं। और स्मृति ईरानी जी आज एक हफ्ते से और पहले से भी गांव गांव जाकर के लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। कभी बताइए कि राहुल गांधी इस तरह से गांव में गए हों? आते थे, गेस्ट हाउस में रहते थे, पर्सनल VIP अपॉइंटमेंट होता था, राजनेता बाहर से आते थे, मिलते थे, चले जाते थे। मैं खुद राहुल गांधी के संपर्क में आया था एक विश्वविद्यालय को लेकर के। बार बार हमारी टीम ने अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी बात नहीं की इस पर, कभी भी इसका फेवर नहीं किया। दीदी जी ने उस समय जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिखा। वहां से विश्वविद्यालय के संदर्भ में कमेटी बनी, रिपोर्ट आई कि यहाँ के क्षेत्रीय जो संतुलन या व्यवस्था होनी चाहिए विश्वविद्यालय के लिए अभी पूरा नहीं हो रहा है। और जैसे ही मानदंड पूरा होगा यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। उसके बाद से स्टेट यूनिवर्सिटी का प्रयास हो रहा है और निस्संदेह में विश्वास है कि अमेठी में एक भव्य दिव्य विश्वविद्यालय माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, दीदी जी के नेतृत्व में बनेगा। लेकिन आप विकास की बात को लेकर जैसे आप सपोर्ट करते हैं जी, व्यक्तिगत बीजेपी कर रही है स्मृति जी का जी, हम इस पर ये जानना चाहते हैं कि विकास 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 जी, हर जगह विकास हो रहा है, हो रहा है। जी, विकास एक सतत प्रक्रिया होती जी, है। जी, कोई भी रहेगा करेगा। जी, माना कि उन्होंने बहुत अच्छा किया आपके हिसाब से, जी, जी, लेकिन आप अंडरपासों की स्थिति देख लीजिए, जगह जगह पानी भरा हुआ है। जी, जब आपकी कोई फेवर में आप पोस्ट करते हैं तो लोग उस पर आपको चापलूस कहते हैं, जी, कहते हैं उसका इनाम मिला है कि आप शासकीय अधिवक्ता इसीलिए बनाए गए हैं। आप भी पढ़ते होंगे, इस पर क्या कहेंगे लोगों की प्रतिक्रियाओं पर? जी, देखिए भाई साहब, शासकीय अधिवक्ता होना, अपॉइंटमेंट होना और कोई रोजगार पाना या कोई व्यवस्था से नियुक्ति पाना, ये योग्यता आधारित होता है। सरकार ने हमें उस योग्य समझा और उसलिए अपॉइंटमेंट किया गया। इसमें किसी की चापलूसी का कोई या व्यवस्थागत या कहने का फेवर का डिसफेवर का कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। दूसरी बात, अंडरपासों की व्यवस्था हो रही है। जल भराव जो है ये बारिश की एक मौसमी समस्या है। जहाँ पे बना वहाँ पानी भरा, और वहाँ पे मैंने ये भी देखा कि जैसे कालीकन के अंडरपास में तुरंत ही अधिकारियों को निर्देशित करके पानी निकलवाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं सहमत हूँ कि तुरंत संज्ञान लेकर सांसद ने तुरंत संज्ञान लेकर पूरे अंडरपासों को पानी खाली करवाया। लेकिन ये समस्या बनती क्यों है? ये समस्या चूंकि ऐसा उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है और उस पर ये फिर से रिस्ट्रक्चर के लिए प्रयास किया जा रहा है और गवर्नमेंट इस पे विचार कर रही है, तमाम इंजीनियर्स विचार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ बनाया जाए जिसमें बारिश में ऐसी समस्या ना हो। क्योंकि ऊपर ओवरब्रिज बनाने पे बहुत सारी लागतें आती थी, काफ़ी समय इन्वेस्ट होता था, लोगों को भी दिक्कतें होती थी जमीन जाने से। और नीचे से जो व्यवस्था की गई है और इस पे रिसर्च किया जा रहा है और निसंदेह समस्या दूर होगी। ये तो क्षणिक त्वरित समस्याएं हैं। आपने विश्वविद्यालय को बताया कि मुझे उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक जिला कलेक्ट्रेट जो है वो पूरा बन के नहीं तक चल पाया है। दीवानी कोर्ट यहाँ पे नहीं है, जिससे लोगों को बहुत समस्या होती है। अमेठी के बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आप तिलोई से शुरुआत करिए तो उनको सुल्तानपुर जाने में कितना समय लगेगा? पूरा दिन तो उसी में निकल जाएगा। देखिए, जनपद जो बनाया गया था 2012 में बनाया गया था। उस समय यहाँ पे बसपा की सरकार थी। बसपा की जब ये जिला डिक्लेयर किया गया था CMS नगर, उसके बाद अमेठी नाम परिवर्तित हुआ। तब से लेकर करके यहाँ पे कुछ नहीं किया गया था। 2017 में जो भाजपा की गवर्नमेंट आई, उसके बाद यहाँ पे कलेक्ट्रेट, पुलिस कार्यालय और जेल का निर्माण और दीवानी का निर्माण तमाम तब से ही किया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बाउंड्री का निर्माण हो चुका है। और मुझे विश्वास है कि अतिशीघ्र इस पे प्रयास करके दीवानी भी संचालित कराई जाएगी। कलेक्ट्रेट का ऑफिस जो है DM ऑफिस से पूरी तरह बन के तैयार है। इसमें अतिशीघ्र ही उसको स्थापित करके और नियमानुसार उसको संचालित किया जाएगा। एक आपकी हमने पोस्ट देखी थी और लोगों से भी हमको जानकारी मिली कि आप ने एक बीड़ा उठाया है कि जो परेशान है, जिनकी जमानत करवाने वाला कोई नहीं है और उनकी सजा पूरी हो चुकी है, वो अपनी सजा या माने जो आपकी भाषा में हो कि वो छूट पा नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, उनको आप निःशुल्क छुड़ाएंगे। देखिए, एक ये विधिक राय है, एक विधिक राय है कि लोग कानून के जानकारी के अभाव में या अर्थ के अभाव में, धन के अभाव में
ऐसे लोग हो सकते हैं कि जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ हो और जेल में हो, उतनी जितनी सजा होनी चाहिए उसको काट भी चुके हों या पैरवी के अभाव में नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने एक अपना राय ओपिनियन दिया इसके लिए, जैसे कि गवर्नमेंट के द्वारा व्यवस्था भी है, एक लीगल सेल की व्यवस्था की गई है, दीवानी में स्थापित है, वहाँ पे भी जा करके लोग अपनी समस्या बता करके निःशुल्क सलाह ले सकते हैं और जो है सहयोग ले सकते हैं। लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि जो भी व्यक्ति अगर ऐसा है तो अगर मुझसे सलाह करे या मेरे संपर्क में आएगा, कोई बताएगा, तो जो बंद है मैं उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, उनको ले जा करके सेल से मिलवाऊंगा और उनको निःशुल्क, अगर ऐसा है उनके साथ अन्याय हुआ है तो वो निसंदेह छोड़े जाएंगे और उनके लिए पूरी कानूनी विधिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक अंतिम सवाल आपसे जी। 2024 का लोकसभा चुनाव जी। कौन जीतेगा? क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे? आप एक अधिवक्ता के नाते ये भी बताएं हमें कि जो सजा का प्रावधान हुआ है क्या वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? जी, देखिए, जैसा कि मैं भी एमपी एमएलए कोर्ट में हूँ और एमपी एमएलए के कोर्ट के द्वारा ही सजा उनको हुई है, कन्विक्शन हुआ है 2 साल का। ये जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार संशोधन किया गया था और ये व्यवस्था कांग्रेस गवर्नमेंट में ही की गई थी। ये भस्मासुर की व्यवस्था कांग्रेस गवर्नमेंट में हुई थी। फिलहाल ये बहुत अच्छी व्यवस्था है कि अगर 2 साल का कन्विक्शन किसी व्यक्ति को कोर्ट द्वारा होता है तो वो 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से डिबार किया जाएगा और तत्काल इमीडिएट अपनी सदस्यता से भी डिबार किया जाएगा। तो जैसा कि 2 साल की कन्विक्शन उनको दोष सिद्धि सूरत कोर्ट द्वारा हुई है तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट से कल परसों में ही अपील उनकी खारिज हो गई है। तो अभी सजा उनकी 2 साल की बरकरार है। उनको सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। विद इन पीरियड टाइम ये अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं तो उनको सजा ये भोगनी पड़ेगी 2 साल की और 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट अपील करते हैं, जो कि रास्ता है कानूनी, और सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे करता है उनकी सजा पे तो वो चुनाव लड़ पाएंगे और फिर से सदस्यता उनकी बहाल हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं करता है उनकी सजा पे, उसी को जो दोष सिद्धि है बरकरार रखता है, इनको 2 साल सजा भोगनी पड़ेगी, इनको जेल जाना पड़ेगा, तो कैसे चुनाव लड़ पाएंगे? जीत हार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और 6 साल वैसे भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कांग्रेस से अगर कोई चेहरा गांधी परिवार से आता है, जी, जैसे प्रियंका लड़ती है चुनाव, तो क्या लगता है आपको 2024 किस दिशा में जाएगा? भाई साहब, कोई चेहरा नहीं होता है, ये लोकतंत्र है। इसमें लोगों की हित की बात जो करता है उसी की सुनवाई होती है, होना चाहिए। ये परंपरा जो राजाशाही की परंपरा ये अभी तक थी, ये अब धीरे धीरे 2014 के बाद खत्म हो चुकी है। सब चीज़ों का पॉलिटिक्स का जनरलाइजेशन हो चुका है। लोग अपनी बात डायरेक्ट कह सकते हैं। जैसे सांसद जी के पीआरओ विजय गुप्ता जी हैं, उनका नंबर सबके पास रहता है। अपनी कोई समस्या है लोग बताएं और समाधान होता है डायरेक्ट। इसके पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, लोग इनसे मिल नहीं सकता था, इनके प्रतिनिधि से, इनसे कभी मुलाकात नहीं कर सकता था। तो कोई चेहरा आए जाए इससे कोई मतलब नहीं। रायबरेली में भी तो सांसद हैं, सोनिया जी रायबरेली में सांसद हैं, कितनी बार आई? 4 साल बीत गया, कभी आई नहीं वहां पे। कोई व्यक्ति उनसे मिल नहीं सकता है। मैं तो वहां पे गया था, लोगों से बात किया था, तो कह रहे थे अमेठी वाले सौभाग्यशाली हैं कि जो है अपने सांसद से मिल सकते हैं, अपनी बात